सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम उसी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मज़ेदार तरीके से चीज़ों को समझना। ये लेक्चर नंबर 6 होगा। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होगी। पहली है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एकदम प्यार से समझना, बिल्कुल समझो ना, बहुत प्यार से बताएंगे, बिल्कुल घबराना मत। थोड़ा कोरिलेट करेंगे, चीजें ज्यादा मजेदार तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर बात करनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर बात करनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर बात करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, अब ये को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्यों कहा गया? देखो, कोलिगेटिव पहले सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड बताया था। ठीक है, तो फिर हमने उसमें आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझा दिया था। आज की क्लास में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझाएंगे और नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर समझाते हुए टॉपिक को खत्म कर देंगे। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, और एक और टॉपिक बच रहा है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो सब समझाते हुए चैप्टर को फिनिश कर देंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को भी कोरिलेट कराएंगे। पढ़ा जरूर दिया है लेकिन समझाएंगे, आप आगे मत बढ़ाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप पढ़ने आए हो यहाँ पे तो रुको, आपको हम थोड़ा फील दिलाएंगे, मतलब आपको थोड़ा चीजें अच्छे से घुस पाएगी दिमाग के अंदर। ठीक है, हम कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले बात होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इन अ सॉल्यूशन दी पार्शियल वेपर प्रेशर, यहां लगा देते हैं ऊपर, दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन कह लो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो कौन सा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। तभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन, समझाएंगे आराम से, जिसमें सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन पे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, इस पे डिपेंड करे। बस दिमाग ये रखना है कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और दूसरी चीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसका डिस्कशन हम और अच्छे से कर देंगे जब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे। अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी आप समझ लो कि ये नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है विच कैन नॉट एवोपोरेट। और हमें अगर जिसको एवोपोरेट नहीं होने देना है, यानी हमें जो सॉल्यूट लेना होगा वो सॉलिड लेना होगा, लिक्विड ले लेंगे या गैसेस ले लेंगे तब तो वो एवोपरेट कर जाएगा। और एक खूबसूरत बात यह है कि इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको सिर्फ 3 ही सॉल्यूट पढ़ना है। एक है यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2, जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। दूसरा है आपके पास ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 और जिसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। और तीसरा है आपके पास
सुक्रोज C12H22O11 और जिसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। सुक्रोज कभी कभी केन शुगर कह लो या शुगर केन कह लो, ये नाम से देखने को मिलेगा। बस फार्मूला है C12H22O11, मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। तो सर अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहना चाहते हो आप, क्या दिक्कत आ जाएगी? तो देखो ये लिखो, एकदम बारीकी से समझना, यही सॉल्यूट आपको दिखेगा। क्या कह रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नीचे वाला हटा देते हैं, ये सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट की कंडीशन है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर हम पहला पार्ट समझे तो पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी हमने एक प्योर ए लिया और आप जानते हो कि जैसे ही हम ए बोल दे, जैसे ही हम ए बोल दे मतलब ये सॉल्वेंट है, और जैसे ही हम बी लिखे तो वो सॉल्यूट है, क्योंकि आप जानते हो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, और इसको ए से रिप्रेजेंट करना बताया था हमने और इसको बी से रिप्रेजेंट करना। अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको आप रिप्रेजेंट करोगे पी नॉट ए से, और पी नॉट ए को कहोगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और दूसरा आपको लेना है या तो ग्लूकोज या तो सुक्रोज या तो यूरिया। अच्छी बात यह है कि इन तीनों के अलावा अगर कोई और सॉल्यूट होगा तो उसके ब्रैकेट में दे देगा नॉन वोलेटाइल, अगर नहीं दिया है तब वो लिक्विड लिक्विड वाली केस हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास है नॉन वोलेटाइल। अब इन दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे तो अब ए के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे सरफेस पर नहीं रहेंगे क्योंकि बी भी इसमें मिल चुका है, तो कुछ बी के मॉलिक्यूल्स पर भी सरफेस पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर बनेगा वो अभी भी बनेगा सिर्फ ए की वजह से, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा, और इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जगह ए भी लिख देगा कोई, तो एक ही बात है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ ए की वजह से बन रहा है, बी तो नॉन वोलेटाइल है। तो आप गौर करो, जब ये प्योर था तो सिर्फ ए था, तो सरफेस पर सारे ए के मॉलिक्यूल्स थे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो बन रहा था प्योर वेपर प्रेशर, वो प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था एज कंपेयर टू पार्शियल वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि एक सरफेस पर आप कुछ ए के भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और कुछ बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी यहां पर आपको अगर बोलेगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर में लोअर हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि ओरिजिनल था पी नॉट ए और अब जो है वो है पी ए, यही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में इतना लोअर हुआ है। अगर इसी को रॉल्स लॉ से कोरिलेट करोगे तो रॉल्स लॉ क्या कह रहे थे कि जिसका भी जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब यानी पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, बी तो पार्शियल प्रेशर बना नहीं रहा, तो यहां से आप लिख रहे थे पी ए बराबर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना होता था उसी का प्योर वेपर प्रेशर लेते थे और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखते थे, और इसी को आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख देते थे, पुट करते थे तो आपको मिल जाता था एक्स बी बराबर, पुट करोगे सब बताया हमने, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए मिलेगा, सॉरी पी नॉट ए मिलेगा। ये होता था हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब समझो क्या कहना चाह रहे, एकदम फील करना है, एकदम दिल से लेना है, चीजों को समझना है, एकदम हम समझाने के लिए एकदम बिल्कुल आए हैं। कहता है किसी भी सॉल्यूशन में, अब इसी सॉल्यूशन में हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर है डिपेंड अपॉन द मोल या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल कितना मोल या मोल फ्रैक्शन इसमें मिक्स्ड होता है उससे उसका पार्शियल प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ रहा है ना, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन
अंदर मिलाओगे उतना ज़्यादा बी का मॉलिक्यूल सरफेस पे आएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर घटेगा, यानी प्योर में से पार्शियल को घटाओगे उतना लोअर होगा। और कितना परसेंट लोअर हुआ यानी कितना रिलेट कर गया लोअर में, तो ये लोअर था, ओरिजिनल इतना था, इन दोनों को निकाल दिया तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया। उसी तरह अगला पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसको आप बॉयल करोगे तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और इसके अंदर कुछ ऐसा चीज मिला दो जो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, यानी बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन देखोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा देखो इसको समझाते हैं, लिखो इसको, ये बात पकड़ पाए नहीं, हमने बोला एक बार सुन लो, थोड़ा टाइम लगे। हमने आपको सीधा शब्द में बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है ना, वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाए, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो हमने पहला देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A था, इसमें नॉन वोलेटाइल मिलाया तो यहाँ पर A का सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर A और B दोनों का है, तो B जो है उसके पार्शियल प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया। कितना कम किया, तो ओरिजिनल में से जितना अभी आया है, मान लो ये 100 पार्शियल प्रेशर होता, ये 100 ओरिजिनल प्रेशर होता और ये 80 पार्शियल प्रेशर होता, तो 20 घटा दिया था। अब उसी को रिलेटिव निकालना है तो इसको P0A से यहाँ पर हम वैल्यू डालते थे, आ जाता था, लास्ट क्लास में बताया था। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इसका घटता जाएगा, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इसका पार्शियल प्रेशर होता है, यानी ये ज्यादा होता चला जाएगा। ये तो फिक्स्ड है, P0A तो फिक्स्ड है ना। मान लो कि पानी ले लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो रहा है और इस समय इसका पार्शियल प्रेशर मान लो सपोज कर लेते हैं 2 atm है। अब आगे बढ़ोगे तो ये एक तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा। अगर ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था तो अब हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो, और इसका पार्शियल प्रेशर जितना बन रहा था उससे कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूट के मिलने से, देखो बॉयल करने के लिए पहले A था तो A को आसानी से बॉयल कर दिया, अब A और B दोनों को बॉयल करना है, जिसमें से B बॉयल होना नहीं चाह रहा, B एज इट इज है वो, तो धीरे धीरे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में से इसके बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दोगे तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, यानी कितना चेंज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब अगर इसको बर्फ बनाना है तो नॉर्मल बर्फ बनाओ, तो मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जा रहा है सपोज करते हैं, और इसमें कुछ मिला दिया तो ये -1 डिग्री सेल्सियस लेगा और थोड़ा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाके ये फ्रीज होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम गया। ठीक है, बात समझ में आई। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको अगले क्लास में समझाएंगे। अब हम शुरू करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पक्का एक स्टोरी समझा दी हमने आपको कि क्या स्टोरी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन और थ्योरी, सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको बताई है रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग, वो आप देख लो, अगर नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लेना। एक बार हमने थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि क्या है कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इरेज करें। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लोगे ना, तो पुरानी चीजें, हमारा ये अपना पर्सनल थिंकिंग है, हम जब जैसे पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, कि अगर आप सही से पढ़ोगे ना, सही से, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहा है और इसमें भी कह रहे हैं कि ये जो हमारी पढ़ाई है ना वो धागे की तरह है, धागे की तरह, पतंग के धागे की तरह। जैसे अगर आप पतंग उड़ाते हो और पतंग को उड़ने के बाद मान लो कहीं पे आपका पतंग कट गया, अब आपको पतंग के धागे को खींचना है, तो अब अगर अकेले हो और धागे को खींचते खींचते ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, नीचे इतना सारा धागा का गुच्छा बन जाएगा और वो धागा फिर सही नहीं हो पाएगा। उसी तरह पढ़ाई है, अगर इसको सिर्फ पढ़ते चले जाओगे, कंज्यूम करते चले जाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर उसी धागे को खींचते और एक लकड़ी में ऐसे ऐसे लपेटते चले जाओ तो वो धागा यूजफुल रहेगा। उसी तरह पढ़ाई को पढ़ो और कंज्यूम करना सीखो कि आखिर है क्या, इसके अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और हमारा मानना है कि अगर हम आपको वीडियो कंप्लीट कर देते हैं ना, तो लाइन बाय लाइन शुरू से लास्ट तक अगर मेरा वीडियो पढ़ लोगे तो बोर्ड में तो अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, शायद नीट और जेई मेंस में भी शायद नंबर आ जाए, अच्छा आएगा, लेकिन बोर्ड तो श्योर शॉट है क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर अप कर रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग
पॉइंट। ठीक है, आराम से समझना। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? चेंज हाउ मच, ऐसे समझो, लैंग्वेज में मत समझो, ऐसे समझाते। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मान लो हमारे पास एक प्योर लिक्विड है ए, एक प्योर लिक्विड है ए। अब इसको हमें बॉयल करना है, इससे पहले प्रेशर देखना था, बॉयल करना। अभी भी बॉयल जो है वो सरफेस मॉलिक्यूल सबसे पहले बॉयल होगा। सरफेस मॉलिक्यूल सबसे पहले इसलिए बॉयल होगा क्योंकि इसके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आसानी से बॉयल कर पाएगा। मान लेते हैं इस समय जो इसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टी नॉट बी होगा। जैसे प्योर प्रेशर जो होता था, वेपर प्रेशर, वो पी नॉट होता था, टी नॉट ए होगा। ए है तो हाँ, नहीं बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बी होगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी ऑफ ए। कोई एक ए सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, इसको क्या कहोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। ए का प्योर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी है। अब मान लो एक बी है जो कि नॉन वोलेटाइल है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसका तो कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब इन दोनों को आपने मिलाया आराम से, चीजों को बारीकी से, जैसे ही मिलाया तो अब बॉयल तो अभी भी करना है, तो ए और बी, अब बी भी मिक्स हो गया, कुछ ए रहा कुछ बी रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बी के मॉलिक्यूल सरफेस पे आए। अब इसको आप बॉयल कर रहे हो तो इस समय जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टी बी होगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी इसको कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन में बी के मिलने के बाद है। अब आपसे अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है और ये ओरिजिनल यानी प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है, अगर आपसे कोई बोले कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो बड़ा बॉइलिंग पॉइंट कौन होगा? तो अगर ये प्योर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लग रहा है तो ये इम्प्योर के बीच में आने की वजह से जो ना तो वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो बॉइलिंग पॉइंट को और ज्यादा करोगे तब जाके इसके इतना प्रेशर बना पाएगा जितना ये बना रहा है। समझो, अगर आप ये वाटर 100 डिग्री पे पूरा बॉयल कर जा रहा है तो ये पूरा 100 पे नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ए के मॉलिक्यूल्स को नीचे बी दबा के रखा होगा, तो ना जाने देंगे हमको, तो ज्यादा हीट देना होगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मान लो 110 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? टी बी माइनस टी नॉट बी। कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात। अब एक चीज याद रख लो कि जब भी कोई चीज सेल्सियस में दिया जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 याद करो, क्योंकि 15 का इस्तेमाल एनसीईआरटी भी करता है, सिर्फ 273 याद मत करो। तो अगर 100 डिग्री को केल्विन में चेंज करना होगा तो 273 ऐड करोगे तो 373.15 केल्विन आ जाएगा, और इसमें अगर ऐड करोगे तो 383.15 केल्विन आ जाएगा। यानी जो भी सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में चेंज हो जाएगा। यानी देखा गया कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और जो ओरिजिनल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ओरिजिनल के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करते हैं तो चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट आता है। यहीं पर दूसरा टॉपिक है हमारे पास, ये पहला टॉपिक, और यहीं पर हमारे पास दूसरा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया एज कंपेयर टू प्योर का। अच्छा, अब ये प्योर को अगर फ्रीज करना है तो मान लो इसको फ्रीज करने के लिए TF, T नॉट F, और T नॉट F या क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, इसलिए नॉट लगाया।
अब ये मान लेते हैं इसको फ्रीज करने में आपको -1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है, तो ये पूरा फ्रीज हो जा रहा है। अब जब इस समय पहुंचे तो ए और बी, जहां पर बी आप नॉन वोलेटाइल मिलाते हो, तो ए और बी दोनों जाके आपस में मिल गया, तो जो हमारा अब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। समझ गए हो? तो जहां पे बॉइलिंग पॉइंट है वहां फ्रीजिंग पॉइंट लगा दो, तो टीएफ का डिफिनीशन हो जाएगा। तो ये जो होगा वो -1 पर, अगर कोई चीज देखो 0 से फ्रीज होना स्टार्ट होता है, वाटर भी है अगर कम से कम, तो -1 पे अगर वो कोई चीज पूरा फ्रीज हो रहा है, उसके अंदर कुछ और मिला रहे हो, तो उसको फ्रीज होने में, फ्रीज होने का मतलब क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ आना, और बीच में बी का मॉलिक्यूल्स है जो ए और ए को जुटने ही नहीं दे रहा, तो ज्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को और लो करोगे तो ये -2 डिग्री सेल्सियस मान लो आ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 1 को चेंज करोगे 273 केल्विन में, तो केल्विन में आ गया -273.15 केल्विन, और इसको जब 2 को चेंज करोगे तो इसमें 2 ऐड करोगे तो -275.15 केल्विन आ गया। तो ये टेम्परेचर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। देखो ना, -1 निगेटिव में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है -2 से, कौन बड़ा है इसमें, -1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, तो -1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, -2 डिग्री सेल्सियस छोटा है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना छोटा उसका क्या कहते हैं उसको, पावर होती है। यानी अगर मान लो आपके पास -6 है और किसी के पास -2 है, तो कौन बड़ा डिजिट है, -2 बड़ा है। निगेटिव में जितना छोटा नंबर उतने बड़ा उसका वैल्यू। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था वो बड़ा था सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, तो यहाँ पर जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट आया। बोलो ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीएफ को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट एफ जो होता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, टीएफ जो होता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी जो होता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी जो होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। ये दोनों डिफिनेशन समझ में आया? ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? पक्की वाली बात लिखो। तो एक फार्मूला बन के आ गया, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, और डेल्टा टीएफ बराबर पहले टी नॉट एफ। यहाँ देखो टीबी बाद में पहले है, टी नॉट एफ बी बाद में है, यहाँ टी नॉट एफ पहले है, टीएफ बाद में, दिमाग में होना चाहिए। इरेज करते हैं, लिख लो पक्का, हर बात को लिखो, बारीकी बारीकी से समझोगे तो सब मजा आएगा। यानी यहां से आपने 2 फार्मूला बना लिया, एक बना लिया आपने डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। इसका पाया डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, थोड़ा उल्टा पाया, यहां पर टी नॉट बी बाद में था, यहां टी नॉट एफ पहले है। डेल्टा टी एफ जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नॉट एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए है, और टी एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसी का ग्राफ ऐसे बनाता है, देखना बुक में, कि मान लो यहां पर हम वेपर प्रेशर लेते हैं, वेपर प्रेशर लेते हैं, और नीचे में मान लो हम टेम्परेचर लेते हैं, और टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, और यहां पर टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, और यहां पर वेपर प्रेशर लेते हैं एटीएम में। ठीक है, इसका भी वेपर प्रेशर लेते हैं एटीएम में। तो पहले इसे ग्राफ को समझते। कहता है कि ऐसी लाइन बनेगी एक सॉल्वेंट के ग्राफ के लिए, सॉल्वेंट जो प्योर होगा,
और ऐसी ग्राफ बनेगी सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अब कहीं पर भी अगर आप मान लेते हो कि यहां पर 1 atm का प्रेशर है, कितने का प्रेशर है? 1 atm का प्रेशर है। 1 atm प्रेशर कहो या 1.013 बार कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस जगह से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ बन के आएगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो T0B यहाँ पे होगा, और इसी लाइन को जब आगे बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन का यहाँ पे होगा, और ये TB से रिप्रेजेंट करोगे, और इसके बीच का जो गैप होगा वही डेल्टा TB होगा। और देखो इसमें बड़ा TB है तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यही चीज को ग्राफ से एनसीईआरटी समझाती है, उससे हमने उसको हमने पहले आपको समझा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका बनाए, इसका कहता है ग्राफ ऐसा बनाओ, मान लो ये है लिक्विड सॉल्वेंट जो कि प्योर था, ये है सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट था, और यहां पर जो है वो एक ग्राफ बनाओ जो कि फ्रोजन सॉल्वेंट का है, जब सॉल्वेंट फ्रीज कर गया। अब इस जगह पर कहीं पर मान लो यहां पर 1 atm का प्रेशर है या 1.013 बार का प्रेशर है, तो इस जगह से इसका जो टेम्परेचर देखोगे प्योर सॉल्वेंट का वो क्या आएगा? T0F। इसका जो देखोगे इस जगह से इसका वो क्या आएगा? TF। समझ रहे हो? अब यहां से आपने देखा कि जो हमारा TF है और T0F है, इसके बीच का जो गैप आएगा यही तो डेल्टा TF होगा, और इस समय जो डेल्टा TF है वो बड़ा है T0F, तो T0F माइनस TF आएगा। यही एनसीईआरटी समझाती है ग्राफ को बनाकर, जिसको हमने आपको एक विजुअलाइजेशन करा के अच्छे से समझा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पक्की वाली बात समझ में आई? और यही जो डेल्टा TF है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। लिख लो इसको, लिख लिया? जो एनसीईआरटी समझाई है वो ग्राफ भी समझ लो, कभी कभी ग्राफ बना के दे देगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इरेज कर दे। अब कहता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किससे प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी डेल्टा TF जो है, सॉरी TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी को क्या कहते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास लेते थे और किस में लेते थे? इन केजी में। तो अगर ऐसे भी देखो आप तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था सॉल्यूट के मिलने से, फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा था सॉल्यूट के मिलने से, यानी कहीं ना कहीं सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा था, जिसकी वजह से इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा गया। अगर यहां से भी देखो तो जो डेल्टा TB है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो डेल्टा TB भी बढ़ेगा, यानी चेंज बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटेगा तो चेंज घटेगा, यानी TB धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी यहां से भी हमने देखा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा। और विजुअलाइजेशन भी किया था जहां पर देख रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से, तो वहां पे भी कह दे रहे थे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। यहां से जब डेल्टा TB इक्वल टू हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करोगे KB और मोलैलिटी की जगह M, जिसको हम सबसे पहले कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
ठीक है। उसी तरह यहां पर भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया डेल्टा टीएफ भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ओए होए होए, यानी डेल्टा टीएफ भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, यानी अगर इसको थोड़ा विजुलाइज करो तो आप कहोगे कि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते थे नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो और कम करना पड़ता था। अगर -1 पे हो रहा था तो -2 -3 पे पहुंचना पड़ता था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा था, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। यहां से भी देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट का वो भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटेगा तो जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट का वो भी घट जाएगा। यानी ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दोनों एक्सपेरिमेंट यानी वहां जो विजुलाइज कर रहे थे और यहाँ जो फार्मूला है दोनों से वही बात है। और जब यहाँ से डेल्टा टीएफ में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो जैसे यहाँ के बी आता है उसी तरह यहाँ के एफ इंटू एम आएगा, और के एफ को हम फिर से कहेंगे क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक स्पेशल नाम आ जाता है क्योंकि ये के बी है, यानी इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्योंकि ये के एफ है तो इसका एक स्पेशल नाम आ जाता है जिसको हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब एनसीईआरटी इसका एक और स्पेशल नाम लिख के दे रही है, उसका नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये याद रख लो, इसमें गलती मत करना, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका एक स्पेशल नाम दे रही है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कहीं पर अगर आपको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिखे या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिखे या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट दिखे तो आप समझ जाओगे कि वो केबी की वैल्यू है। और कहीं पर अगर आपको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिखे या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दिखे तो आप समझ जाओगे वो केएफ की बात की जा रही है। ठीक है। अब ये जो हमारा केएफ है या केबी है, ये दोनों के दोनों, ये जो केएफ है और केबी है, ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किया। क्योंकि सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करेंगे, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो सिर्फ घटाने का काम कर रहा है। तो सॉल्वेंट जैसा होगा उसके हिसाब से केएफ और केबी डिपेंड करेगी। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी एक फार्मूला यूज करती है, इसको लिखो, हम अब मिटाते हैं सब बात को, फिर समझाते हैं आगे। लिखो, यानी आपको इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए एक फार्मूला ये पता होना चाहिए और एक फार्मूला ये पता होना चाहिए। केएफ और केबी की वैल्यू आपको दी जाएगी। हम केएफ केबी जो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है इसके बारे में प्रूफ दिखाते हैं कि एनसीईआरटी एक फार्मूला दिखाती है जिससे बताती है कि देखो इस फार्मूला से हम पता कर सकते हैं कि ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज, केएफ और केबी की यूनिट निकाल के देखेंगे कि कितनी इसकी एसआई यूनिट होती है। और जब ये सारी चीजें समझ लेंगे तो थोड़ा सा बच्चों वाला चीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझाते हुए टॉपिक को खत्म करेंगे और इसके 3-4 जो क्वेश्चन है वो बता देंगे आपको इन टेक्स्ट के। लिखो इसको, फर्स्ट लिख लिए, इरेज करें। यहां से आपने फार्मूला देखा, ये सब नाम याद रखना, इबिलियोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक, वो लगा लो ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, कोई भी नाम से दे देगा तो कंफ्यूज नहीं करना है ना, हमें समझ रहे हो ना मेरी बात को। नाम कुछ भी लिख देगा उससे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इरेज करते हैं। यानी यहां से दूसरा फार्मूला आपने देखा, और ये जो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। ये कहां से पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें। इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं, जो चीज एक्सपेरिमेंट से पता चलता है बस होता है तो होता है। यानी यहां से मिला डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। अब देखो, कहता है के बी और के एफ जो है ये डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट,
यानी सॉल्वेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कौन सा सॉल्वेंट है, उस पर डिपेंड करता है। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी एक फार्मूला लिखती है, जिस फार्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उस फार्मूला से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल नहीं आएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। और बस उस फार्मूला को ये समझ लो, ये बताने के लिए रखो कि उससे कैसे बताएंगे कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखता है R इंटू M इंटू टी नॉट बी अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन भी लिखेंगे ना कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें वेपर बनेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। R इंटू M इंटू टी नॉट F अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। यहाँ जो R है वो हमारा 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है, या इसको 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन भी यूज करते हैं। M जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और टी नॉट बी क्या है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए या प्योर बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसी तरह यहां पर भी R वही है जो ये R है, यहां पर भी M वही है जो ये M है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट F है प्योर फ्रीजिंग पॉइंट, और 1000 तो नंबर है, और डेल्टा H ऑफ फ्यूजन है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन का मतलब 1 केजी सॉल्यूशन को या 1 केजी किसी सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर लगेगा, 1 केजी सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर लगेगा, कोई भी 1 केजी सब्सटेंस है जो सॉलिड है, उसको किस में बनने में, लिक्विड बनने में या वेपर बनने में। समझो कोई भी 1 केजी लिक्विड जब वेपर में चेंज करेगा उस समय जो हीट लगेगा उसको डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है 1 केजी कन्वर्ट 1 केजी लिक्विड इनटू वेपर। जब कन्वर्ट करते हैं उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होता है, ये सब याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और जब 1 केजी लिक्विड को सॉलिड बनाने में हीट लगता है या जो भी टेम्परेचर लगता है, जो हीट रिक्वायर्ड होता है, हीट दो या निकालो, जो भी करो, हीट के साथ जो भी खेल खाल करो, वो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन है। और ये सब चीजों को देखोगे आप तो देखो तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, कितना वेपराइजेशन हो रहा है 1 केजी लिक्विड, यानी जो वेपर कर रहा है, कौन वेपर हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है, और R फिक्स्ड है। समझो ये डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला लिख के ये समझाया गया कि टी नॉट F देख लो या टी नॉट बी देख लो, दोनों नॉट है, यानी ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है। M देख लो, दोनों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। R दोनों में फिक्स्ड है, वो बदलेगा नहीं। डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन में जब 1 केजी लिक्विड वेपर बनेगा, और किसका वेपर बनेगा, तो B का तो वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी A का बनेगा, यानी कहीं ना कहीं ये भी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो कंडेंस करके सॉलिड बनेगा लिक्विड से, यानी फ्रीज करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड ही फ्रीज करेगा, उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं B के नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, वो तो फ्रीज करेंगे नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी इस फार्मूला से भी हम कोरिलेट करके कह सकते हैं कि KF एंड KB डिपेंड्स अपॉन दी सॉल्वेंट, क्योंकि हर चीज सॉल्वेंट पर निकाला जाता है। इसको लेकर फार्मूला पर निकालने को नहीं कहेगा, इसको हम कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। स्मॉल m मोलरिटी है, स्मॉल m मोलैलिटी ही है। समझ में आया? पक्की वाली बात। ये फार्मूला सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। फार्मूला याद कर लो, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा हाउ कैन यू से दैट द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या KB या KF डिपेंड अपॉन द
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये फार्मूला लिख के दिखा दोगे कि यहाँ पर हम जब Kb और Kf निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है, Kb निकालते हैं तो प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है, Kf निकालते हैं तो प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन जो भी है वो सॉल्वेंट के लिए है, R फिक्स्ड है, और T0F T0B जो है वो सॉल्वेंट के लिए, यानी इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई कहे यूनिट ऑफ Kb बताओ तो आप बोलोगे डेल्टा Tb, जो भी है टेम्परेचर को हमेशा ऑलवेज टेम्परेचर किसमें लेना है, इन केल्विन में, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। केल्विन में चेंज करना है तो 273.15 से ऐड कर दो, तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन। Kb की यूनिट निकाल ली है, और मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, केल्विन Kg अपॉन मोल, ये Kb की यूनिट हो गई। उसी तरह अगर यूनिट ऑफ Kf निकालोगे तो इसकी यूनिट डेल्टा Tf की यूनिट केल्विन, Kf का यूनिट निकालना है, और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर Kg, यानी दोनों का यूनिट क्या है, केल्विन Kg पर मोल। ठीक है, पक्की वाली बात, लिख लो ये सब बातें। तो ये दो फार्मूला से आपका काम बनेगा। अब आपसे कभी कभी बच्चों वाला सवाल पूछ देगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो ना, अब कोई एक लिक्विड है, खुला हुआ है, मान लो कोई लिक्विड ए है, तो ये लिक्विड क्यों है, ये हवा में क्यों नहीं उड़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो हवा है वो एक प्रेशर लगाया है, और इस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कोई भी लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर हवा का दबाव है, ताकि वो लिक्विड वेपर ना बन सके। हम गर्म करके उस हवा के दबाव के बराबर इसके प्रेशर को बनाएंगे तो ये हवा के दबाव को हटा के वेपर कर जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट हो गया दी टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, दोनों बराबर हो जाएगा। अब उससे थोड़ा भी ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ये वेपर प्रेशर को साइड करते हुए एवोपरेट कर जाएगा। अब आपसे कोई कहेगा कि आप डिफाइन करो फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में हो, यानी दी टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपको ये पता ही नहीं चले कि अब ये जो ए है वो सॉलिड फॉर्म में है या ए जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस समय लिक्विड और सॉलिड एक जैसा दिखे कि अब ये लिक्विड भी है सॉलिड भी है, मतलब पता ही नहीं चले कब सॉलिड लिक्विड, मतलब ओवरऑल सॉलिड बनने का प्रक्रिया शुरू हो चुका हो, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड के सरफेस का प्रेशर सेम हो जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वाटर जो है वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी फ्रीज करने लगता है, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, केबी का क्यों ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। केबी की यूनिट क्या होगी, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी क्यों हुआ, डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ क्यों हुआ, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम है, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम है। ये सारी चीजें को हमने बहुत अच्छे से समझाया। समझ में आया तब भी ठीक, नहीं आया तो ये दो फार्मूला समझ लो, इससे क्वेश्चन बनाने में आसान होगी। थोड़ा बहुत यूनिट समझ लो, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चीजें पकड़ में आ जाएगी। नोट डाउन करो इसको, फास्ट फास्ट नोट डाउन करो, लेट मत करो, फास्ट नोट डाउन करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कर रहे हैं सर, लिख लिया। हाँ सर, अगर मन हो आपका तो याद कर लो केबी फॉर वाटर जो होता है, नहीं मन है तो मत याद करो। केबी फॉर वाटर होता है 0.52 केल्विन केजी पर
मोल। और KF फॉर वाटर जो होता है, क्योंकि ज्यादातर सॉल्वेंट एज ए वाटर दिखेगा, तो KF फॉर वाटर जो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। हम इसलिए लिखवा दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी जब क्वेश्चन देता है तो वो मान के चलता है कि आपने पीछे से देख लिया होगा, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो हम ये बता दे रहे हैं, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन अगर दिमाग में रख लो तो कोई बुरी बात नहीं है कि KF की वैल्यू वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, सबके लिए नहीं। अगर बेंजीन आ जाएगा तो कुछ और होगा, वाटर रहेगा तभी ये बात होगी, बेंजीन होगा तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। वाटर का अगर रखना है तो रट लो, इरेज करें। और इस तरह से हमने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक साथ कोरिलेट करके समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं आया फिर भी बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको चीजें समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अब हम आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करा देते हैं। अभी तक कितने देर हुए हैं देख लेते हैं टाइम। तो अभी तक हमने आपको लगभग 1 घंटा पढ़ा दिया। ओह नहीं भाई साहब, 45 मिनट में ख़त्म कर दिया, लेकिन क्योंकि जो हमारा आदत है, क्या करूँ वो बच्चे, मैं हूँ आदत से मजबूर, तो क्वेश्चन तो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ें पकड़ नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थ्योरी के बाद क्वेश्चन। पेज नंबर 51 में एग्जाम्पल नंबर 2.7 है। मार्कर चेंज कर लेते हैं और कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन की बारी आ चुकी है। ओके सर, निकाल लो। अब इस क्वेश्चन में कहता है, देखो आराम से देखो, समझने की कोशिश करो। कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला भी दिया है C6H12O6, और इसका मोलर मास हमने पहले ही बता दिया है कि मोलर मास निकालने के लिए मेहनत मत करो, याद कर लो 180 ग्राम पर मोल होता है। अगर याद नहीं होता है तब तो कर लो। डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर को यहां ट्रीट किया गया है, वो कितना दिया गया है 1 kg। अच्छा, फिर कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉइल्स, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार, यानी प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.013 बार, और केबी भी दिया हुआ है जो अभी हमने बताया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल होगा। तो सबसे पहले ये दोनों डाटा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी निकालने आना चाहिए, तो हमने बोला मोलैलिटी निकालने आना चाहिए, तो यहां से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां तक तो क्वेश्चन में गिवन था, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में बोलोगे गिवन मास है 18 ग्राम, मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, 18 टेंजा कट गया, 18, तो 0.1 मोल आ गया क्या हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं भैया, सॉल्यूट। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, तो यहां से अगर आप मोलैलिटी निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें है, इन केजी में। डालोगे 0.1 मोल अपॉन 1 केजी, केजी में चाहिए और केजी में ही दे दिया गया है, तो इसको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 0.1 मोलैलिटी, मोल पर केजी मिलके हमें आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको हटा लें। अब यहां से मोलैलिटी का पता चल गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है डेल्टा, क्योंकि इसमें किसकी बात की जा रही है, केबी की, यानी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात है। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। केबी की जगह है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, इंटू मोलैलिटी की जगह है 0.1 मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी, केजी केजी को मार देगा, मोल मोल को मार देगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.052 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। अब देखो अच्छे से लिखो लिखो लिखो,
अब इस क्वेश्चन में कहता है कि हम जानते हैं कि वाटर का बताओ प्रेशर इतना है तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और हम जानते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 100 प्लस 273.15 केल्विन, दैट इज 373.15 केल्विन पे वाटर बॉयल कर जाता है। आराम से समझेंगे, 373.15 केल्विन पे वाटर बॉयल कर जाता है, यानी ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये है 373.15 केल्विन। और इस समय प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.13 बार। अब कहता है कि बताओ कि टोटल हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, देखो समझो आराम से क्वेश्चन को समझना। टीबी निकल गया, इस समय प्रेशर दिया हुआ, प्रेशर ये लिखो या 1 atm लिखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप जानते हो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। अब आपको जो ये निकालना है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है, और आपको निकालना है टीबी जो निकालना है, टीबी जो निकाल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल्स, जब हम ग्लूकोज को मिला देंगे तब कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा। तो वाटर का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो है 0.052 केल्विन। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो पूछ रहा है, और ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि दिया हुआ 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373.15 केल्विन। इसको इधर लाओगे तो टीबी की वैल्यू, ये दोनों एडिशन हो जाएगी, 0.052 केल्विन प्लस 373.15 केल्विन, जोड़ोगे तो 255 10 2.373 केल्विन। एक बार ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर सही आया, 373.202 केल्विन। समझो ये प्रेशर ऑफ वाटर जो है सिर्फ हमें ये बताने के लिए दिया गया है कि 1 atm का प्रेशर है, अगर प्रेशर बढ़ाओ घटाओगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़े घटेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हुआ किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है, स्टैंडर्ड जो हम देख के आते हैं, तो उस समय प्रेशर 1 atm ही रहता है। 2 atm प्रेशर कर दोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर लगाओगे तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो ये बताने से हमें सिर्फ इसका पता चला, और इसकी मदद से हमने इसका पता चलने का मतलब ये हमारे पास टी नॉट बी ही तो है, ठीक, सॉरी टीबी नहीं, टी नॉट बी ही तो है, ये प्योर वाटर है ना, और टीबी की वैल्यू निकालनी थी, डेल्टा टीबी हमने ऑलरेडी निकाल लिया। समझ में आया वो पक्की वाली बात, मतलब हमारे पास ये दोनों दिया हुआ था, इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ये दिया हुआ था तो नंबर ऑफ मोल्स अपन मास ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, तो इससे मोलालिटी पता चल गया। कह रहा था के भी दिया हुआ है, वाटर जो है इतने बार पर है, यानी इतना बार देने का मतलब हुआ 1 atm के प्रेशर पे वाटर रखा गया है, और जब वाटर 1 atm के प्रेशर पे रखा गया है, उसमें जब ग्लूकोज मिला लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। तो हमने पहले डेल्टा टीबी निकाल लिया, केबी इंटू एम करके, ये निकल गया। अब जैसे ही हमने देखा 1 atm का प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर 1 atm का होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देने से हमें पता चल गया कि टी नॉट बी की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको चेंज कर लिया केल्विन में, तो 373.15 है। फार्मूला लगाया दूसरा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, इससे हमारा टीबी की वैल्यू आ गई 373.202 केल्विन, लिख लो। और ये एग्जांपल 2.7 कंप्लीट हो गया। अब हम 2.8 पे आते हैं, रेज करें। तो इसमें हमने कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर कंफ्यूजन फिर भी होगा तो बताना आप। अब ये क्वेश्चन देखो, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस, यानी अभी तक प्योर बेंजीन है, यानी टी नॉट ऑफ बी इज 353.23 केल्विन when 1.80 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है 1.80 ग्राम, was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन,
मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास, जो कि वोलेटाइल है, जो कि बेंजीन है, उसका मास दिया हुआ है 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पहले ओरिजिनल इतना बॉइलिंग पॉइंट था, अब जैसे ही सॉल्यूशन बनाया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया 354.11 केल्विन। यानी टी नॉट बी की वैल्यू भी दी गई है, टीबी की वैल्यू दी गई। अब कहता है आप बताओ मोलर मास ऑफ, नीचे नहीं दिख रहा हम बता देते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कितना होगा। और दूसरा कह रहा है कि केबी की वैल्यू आपके पास गिवन है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, और ये इसीलिए है क्योंकि ये केबी बेंजीन के लिए है, अगर वाटर के लिए होता तो 0.52 होता। अब इसको बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आपके पास फार्मूला है डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी की जगह डालोगे 354.11 केल्विन, केल्विन में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 353.23 केल्विन। 11 में से 3 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, डेसिमल 0 हो जाएगा, यानी 0.88 केल्विन आ गया डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी बराबर होता है, दूसरा फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वो होता है केबी इंटू एम। यहां से डेल्टा टीबी की जगह 0.88 केल्विन, केबी की जगह 2.53 केल्विन केजी पर मोल इंटू मोलालिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 90 ग्राम, यानी 90 ग्राम है तो 1000 में चेंज कर लो, तो 90/1000, 0 कट गया, यानी 0.09 केजी है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो 0.09 केजी मिल गया। ठीक है, अब देखो ये केजी कट जाएगा, ये केल्विन कट जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 0.88 इंटू 0.09, और ये ऊपर है तो नीचे में डिवाइड होगा 2.53। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और गिवन मास दिया हुआ है 1.80 ग्राम। ठीक है, अपॉन मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी और अपॉन मोलर मास, और यहां पर क्या है मोल है, ये जो मोल यूनिट बचा हुआ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मोलर मास को इधर लेकर आओगे तो ये सारा इधर जाएगा, यहां से मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 1.80 इंटू 2.53, यहाँ ग्राम बचेगा, और ये सारा डिवाइड में, क्योंकि इसको इधर लेके आए हैं, तो 0.88 इंटू 0.09 और अपॉन मोल, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा 2.53 इंटू, ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा मोलर मास, सॉल्व करोगे तो 58 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 58 ग्राम पर मोल। बातें समझ में आई है? कौन सा क्वेश्चन था? एग्जांपल नंबर 2.8 था, पेज नंबर 51 का। लिखो लिख रहे हैं, आगे बढ़ जाए सर। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ोगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ो और पेज नंबर 54 पे आ जाओ। पेज नंबर 54 में एग्जांपल नंबर 2.9 है। इसमें कहता है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था CH2OH, CH2OH, इसी को ऐसे करके दे दिया गया C2H2 2 4 और 2 6 और O2, दोनों एक ही बात है। मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ
वाटर, यानी मास ऑफ वाटर है 600 ग्राम, और वाटर जो होता है वो एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब पहले में कहता द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको दूसरी तरीके से समझो तो ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लैंग्वेज बदल दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। ये क्या होगा, अब दूसरे में कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यानी टी एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और वाटर है तो टी नॉट एफ की वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, इथिलीन ग्लाइकोल फ्रीजेज वाटर पे है। अब यहाँ पे देखो 2-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, टी नॉट एफ की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी टी नॉट एफ की वैल्यू जो है वो 273.15 केल्विन है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यही लेना है ना हमें या दूसरा लेना है, देख लेते हैं बुक, मेरे हिसाब से यही लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और दूसरी चीज हमने आपको बताया था कि के एफ फॉर वाटर अगर नहीं दिया जाए, इसलिए बता दिया था, बुक में नहीं दिया गया है, तो उसको 1.86 केल्विन केजी पर मोल लेकिन बोर्ड में दिया जाएगा। फिर भी यहाँ के लिए याद कर लो, यहाँ तो बनाना है, छोटा सा वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो डेल्टा टीएफ निकालना है और टीएफ निकालना है। क्वेश्चन में 2 बातें दी गई है, ये ए पार्ट में है, ये बी पार्ट में है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम करोगे तो के एफ की जगह लिखोगे 1.86 केल्विन के जी पर मोल इंटू एम की जगह लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले मोलर मास निकालना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 600 अपॉन 1000 करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। यहां से निकालोगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि C2H6O2 है, वो गिवन है हमारे पास 45 ग्राम। अगर आप मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकालते हो तो कार्बन का 12, तो 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 6 प्लस 16 गुने 2 यानी 24 प्लस 6 प्लस 32, ये हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। यहां से निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये आ जाएगा 45 ग्राम अपॉन 62 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मोल में आएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.73 मोल, 0.73 मोल आ गया। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600 ग्राम है, उसको केजी में चेंज करोगे 1000 से, ये 0 कट जाएगा यानी 0.6 केजी आ जाएगा। मोलरिटी की जगह डाल दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.6 केजी। केजी को मार देगा, मोल को मार देगा, जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी। 1.86 इंटू इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देख लो लगभग कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो 1.86 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.73, ये दोनों मिलके आ जाएगा 1.3578, और इसको डिवाइड करोगे 0.6 से तो ये आ जाएगा 2.263, यानी इसको लिख सकते हो 2.263 केल्विन। ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना होगा तो हम डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखते थे, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ की जगह 2.263 बराबर टी नॉट एफ कितना है मेरे पास, टी नॉट एफ है 273.15 केल्विन, ये भी केल्विन में आया है, माइनस टी एफ, यहाँ से टी एफ को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो टी एफ बराबर जो भी आएगा वो आएगा 273.15, ये माइनस उधर जाएगा प्लस होगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी माइनस
2.263 केल्विन, और इसको माइनस करोगे तो लगभग आपको आ जाएगा 270। टीएफ की वैल्यू जो आएगी, टीएफ की वैल्यू माइनस करके 270.95 केल्विन आ जाएगी, और ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे कम है, और इसी की वजह से तो इसको पहले लिखते थे, ये बात तो समझाया था। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही होता है, क्योंकि निगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती है वो छोटी वैल्यू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आया, लिख लो। तो ये 2.9 भी कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 पे, लिख लिया, इरेज करें। तो वीडियो हम बनाना चाहते हैं छोटा, पढ़ा तो हम देते हैं जल्दी, लेकिन ये जो लास्ट का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, इसको कैलकुलेशन के साथ समझाने की वजह से थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप पेशेंस रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एज कम्पेयर टू ऐसे पढ़ने से। 54 पेज नंबर का 2.10 पे आते हैं। 2.10 में कहता है, मार्कर चेंज करो भैया, बहुत हो गया इसका कलर चेंज। अब कहता है 1.00 यानी 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0 पॉइंट, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, सॉरी हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपके पास ये दिया हुआ है लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब हम बेंजीन ओरिजिनल लेते हैं उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है, यानी लोअर द बॉइलिंग पॉइंट बोलो या डिप्रेशन इन, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे बार बार, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, दोनों का मतलब एक है, और ये है डेल्टा टीएफ जिसकी वैल्यू है 0.40 केल्विन। The freezing point depression constant of benzene is 512 Kelvin kg per mole, यानी KF for benzene दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल। KF की वैल्यू दी गई है, डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है, साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्यूट दी गई है 1.00 ग्राम यानी 1 ग्राम, वो एनसीईआरटी का लिखने का स्टाइल है 1.00, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 50 ग्राम। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। यहां से डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 0.40 केल्विन, KF की वैल्यू है 5.12 केल्विन kg पर मोल। अब इसको लिख सकते हो आप इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो इसको kg में चेंज कर लो, 50/1000, 0 गया 0, यानी 0.12, 0.05 ग्राम, यानी ये आ गया 0.05 ग्राम केल्विन केजी पर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी आ गया ना, ग्राम में तो था, केजी आ गया, ये केजी और ये केजी मर गया। अब यहाँ से ये केल्विन और ये केल्विन मर गया, तो मोल इधर आ गया। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0.40 मोल इनटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 0.05 अपॉन ये ऊपर वाला नीचे आएगा 5.12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हो गिवन मास, और गिवन मास है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास जिसको हम x मान लेते हैं, बाद में लिख देंगे सॉल्यूशन में आसानी हो, तो 0.40 मोल इंटू 0.05 अपॉन 5.12, x को इधर लेके जाओगे तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ग्राम इंटू 5.12 अपॉन ये पूरा नीचे आएगा 0.40 मोल इंटू 0.05 बराबर ये x इधर जाएगा तो ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे
तो जो भी आंसर आएगा ग्राम ऊपर मोल नीचे, ग्राम पर मोल में आना भी चाहिए, इसलिए यूनिट लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में तो 5.12 ही रहेगा, नीचे में 0.05 से करोगे यह आ जाएगा लगभग 256, यह आ जाएगा लगभग 256 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो इसको, लिख लिया, ये 2.10 खत्म। तो इस तरह से हमने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो पक्का इन्फॉर्म करो, बताओ यस सर मज़ा आया सर, नहीं आया फिर भी बताओ, क्योंकि जब ज़्यादा कंपाइलेशन करते हैं तो कहीं कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ये तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, आप अपनी तरफ से हमें बताओगे हाँ सर ठीक था तो ठीक है, नहीं ठीक था तो फिर हम बताएंगे कि कैसे उसको और अच्छे तरीके से बताया जाए। ठीक है, वैसे हमें लगता है कि आप अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, बाय। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक बचा है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी बताते हुए चैप्टर को कर देंगे, सॉरी टॉपिक को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कर देंगे खत्म, फिर बता देंगे आइडियल नॉन आइडियल और फिर वन टॉप फैक्टर, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। अच्छा लगे तो छोटा सा कॉमेंट, ये तो डिजर्व करते ही है ना।